हेलो गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पे हम पार्ट टू, जो चैप्टर वन का है पार्ट टू, यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है सर? ये है पार्ट टू चैप्टर वन का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शुरू करने वाला हूँ। पहले तो हम असेट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं असेट से, हम असेट का जो डेफिनेशन है वहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे असेट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे असेट क्या है? असेट मतलब अगर हम यहाँ पे बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, इस तरह से हम बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम असेट्स लिखते हैं, और यहाँ पे आप कैपिटल एंड लाइबिलिटीज लिखते हैं। ये जो असेट हम यहाँ पे लिखते हैं, उसका मतलब क्या है? ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीन चीज़ में मतलब अगर पूरे फिनेंशियल स्टेटमेंट आप देखोगे, बस ये तीन एलिमेंट ही होगा, ज़्यादा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, असेट अगर मैं सिंपल में बोलूँ, ऐसा चीज़ है जो कि बिजनेस एंटिटी में है। इट इज़ एनीथिंग विच enables अ बिजनेस एंटिटी टू obtain कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर। मैंने फिर मैं लिख के बोलता हूँ। ठीक है, इट इज़ एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, विच enables business entity to obtain cash और क्या है, benefits in future। ऑब्वियसली असेट है तो ऑब्वियसली बेनिफिट तो आना चाहिए या फिर कैश तो आना चाहिए। यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है। इट इज़ नथिंग बट कुछ भी हो सकता है जो कि एक बिजनेस एंटिटी को एक क्षमता प्रोवाइड करता है कि हाँ, मेरे को ये यूज़ करने से मेरे को बिजनेस में कैश आएगा या फिर कुछ कोई भी बेनिफिट आ सकता है। ठीक है, अगर मैं मेरी एग्जांपल बात करूँ या फिर किसी और बिजनेस एंटिटी के बारे में बात कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो मैं लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैं टैबलेट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बिना क्या मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ? मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। ये टैबलेट के बिना मैं लिख नहीं सकता हूँ। तो ये क्या मेरे बिजनेस के एसेट्स है? हाँ। इसके बिना मैं ना ही मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ बेनिफिट, ना मैं अपने आप को बेनिफिट कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बिना क्या मैं कैश में बिजनेस कर सकता हूँ? नहीं, बिजनेस नहीं कर सकता तो मेरे को कैश मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका इसलिए यहाँ पे क्या बोला है? एनीथिंग जो कि बिजनेस एंटिटी को एनेबल करता है, क्षमता रखता है। इट प्रोवाइड्स, क्या बोलते हैं, पावर देता है। ठीक है, बिजनेस को यहाँ पे मतलब बिजनेस एंटिटी को कैश कैश दे सकता है, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए यहाँ पे असेट का डेफिनेशन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बुक में क्या लिखा है? कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये जो रिसोर्सेस, ये जो भी एनीथिंग है ना, वो इट इज़ नथिंग बट रिसोर्सेस। ये जो रिसोर्सेस क्या होना चाहिए? वैल्यूबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वैल्यूबल होना चाहिए। ये जो रिसोर्सेस है, इट हैज़ टू बी ओन्ड बाय द एंटिटी। क्या आप पड़ोसी का अगर एक असेट है जो कि आपके कॉम्पिटिटर का है, क्या कॉम्पिटिटर का असेट आपका असेट बन जाएगा? नहीं बन सकता है, बिकॉज यू आर नॉट दी ओनर, आपका कॉम्पिटिटर ओनर है। ठीक है, सपोज अगर आपके पड़ोसी ने कोई कार लिया है तो ना आप अपने बुक में दिखाओगे, क्योंकि वो कार किसका है? आपके पड़ोसी का है, आपका नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो असेट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू होल्ड करता है, वैल्यूबल होना चाहिए, कुछ अमाउंट होना चाहिए, ताकि तो ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये जो भी आप असेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, उसका वैल्यू रहना चाहिए कुछ। अगर वो वैल्यू ही नहीं है तो आप रिकॉर्ड कौन से अमाउंट में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे। और मैं रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो रिसोर्सेज है, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी ओन्ड बाय द एंटिटी। ठीक है, और मैंने क्या बोला है कि इट हैज़ टू बी मेजर्ड एट कॉस्ट। इट हैज़ टू बी मेजर्ड एट
मनी कॉस्ट, पैसे की टर्म्स में यहाँ पे तोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बस तीन चीज़ आपको याद रखना है। एक है जो कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात करूँगा असेट्स के बारे में, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ टू बी वैल्यूबल, सेकेंड इट हैज़ टू बी ओन्ड बाय द बिजनेस एंटिटी, एंड जो पॉइंट नंबर 3 है ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी मेजर्ड एट मनीज कॉस्ट। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है सर। सर असेट्स अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, जो असेट्स है ना, और रियलिटी में बोलूँ, बस दो ही प्रकार के असेट्स है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तो यहाँ पे एक होता है करंट असेट्स और एक होता है नॉन करंट असेट्स, ठीक है। एक होता है करंट असेट्स, एक होता है नॉन करंट असेट्स। सर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में क्या डिफरेंसेस है? करंट असेट्स है ना, इट विल बी कन्वर्टेड into cash within 1 year और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट असेट्स है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश और इनटू 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। जो आपका स्टॉक है, व्हाट इज योर इंटेंशन इज टू सेल द दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है वो विद इन 1 ईयर बिक जाएगा तो आपको कैश मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो आप स्टॉक बोलते हैं ना, वो इसलिए वो करंट असेट है। भले ही आपका मतलब वहां पे भले वो सेल नहीं किया होगा, आपने पूरे 1 साल में आपने सेल ही नहीं किया वो, पर आपका जो इंटेंशन क्या था, आपको सेल करना था। योर इंटेंशन वॉज टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, योर इंटेंशन वॉज टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर योर, ठीक है। तो इसलिए उसको हम करंट बोलते हैं। अगर आपका इंटेंशन है क्या, बेचने का इंटेंशन है, टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर एसेट इनटू कैश विद इन 1 ईयर और 1 ऑपरेटिंग साइकिल, आपका इंटेंशन, जो बिजनेस एंटिटी का इंटेंशन ये है कि मेरे को कन्वर्ट करना है इनटू कैश विद इन 1 पर्टिकुलर ईयर, उसको हम यहाँ पे करंट असेट में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। नॉन करंट है तो नॉन करंट है मतलब आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर रहे हो विद इन 1 पर्टिकुलर ईयर और 1 पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब यही, मतलब मैंने स्टॉक है, स्टॉक को मैंने सेल किया है, डेटर्स आएगा तो यहाँ पे वो डेटर्स का पेमेंट करेगा, वो पूरा जो साइकिल है उसको ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए मतलब यहाँ पे मैं परचेस करता हूँ, ठीक है। परचेस किया, परचेस करूँगा तो ऑब्वियसली वो मैं सेल करूँगा तो यहाँ पे डेटर्स, मैं उधार में बेचूंगा, क्रेडिट में बेचूंगा तो डेटर्स आएगा, ये डेटर्स मेरे को पेमेंट करेंगे कैश में। तो यहाँ पे सपोज ये मैंने 1 जनवरी में मैंने ये स्टार्ट किया और बेचते बेचते ये जो कैश मेरे को आया है वो मेरे को आया है विद इन 1 जून को, फॉर एन एग्जांपल। तो इसको हम बोलते हैं 1 ऑपरेटिंग साइकिल। बट आप यहाँ पे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे 1 साल ही कंसिडर करते हैं एज अ 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इट इज़ जस्ट इंटरचेंजेबल। आप 1 ईयर भी लिख सकते हो और 1 ऑपरेटिंग साइकिल भी लिख सकते हो, ठीक है। और नॉन करेंट मतलब आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करो, योर इंटेंशन इज नॉट टू सेल, योर इंटेंशन इज टू होल्ड दैट पर्टिकुलर एसेट, ठीक है। वो आप यहाँ पे होल्ड करके आप बेनिफिट जितना हो सके इतना बेनिफिट आप लेना चाहते हो वो पर्टिकुलर एसेट से, ठीक है। और ये जो नॉन करेंट है इसमें यहाँ पे भी दो डिवीजन होता है। क्या बात है, तो यहाँ पे मैंने असेट बोला, असेट में यहाँ पे दो डिवीजन है, एक होता है करंट, एक होता है नॉन करंट। करंट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, नॉन करंट का डेफिनेशन भी हमको याद है, उसका ऑपोजिट ही है बस। कोई ज़्यादा, अगर आपको करंट का डेफिनेशन याद है तो ऑब्वियसली आपको नॉन करंट का भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा। अभी यहाँ पे नॉन करंट में दो दो यहाँ पे डेफिनेशन आपको देखना पड़ेगा। एक होगा यहाँ पे टेंजिबल, यहाँ पे आपको टेंजिबल असेट्स को दिखाएगा, और यहाँ पे और एक होगा इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स क्या है, इंटेंजिबल असेट्स क्या है,
ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे दूंगा, आप ही मेरे को बोल सकते हो कि हाँ ये टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल है। ये जो फर्नीचर है, ये जो लैपटॉप है, ये जो टैबलेट है, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये सब के सब टेंजिबल है। बट जिस सॉफ्टवेयर से मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो क्या है, इंटेंजिबल है। जो गुडविल है वो इंटेंजिबल है, कॉपीराइट वो इंटेंजिबल है। क्यों सर, मतलब आप क्या डिफरेंस आप देख सकते हो? जो टैंजिबल है, इट इज़ नथिंग बट आप वो चीज़ देख सकते हो, टच कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। जैसे कि ये लैपटॉप में देख सकता हूँ, ये टैबलेट में देख सकता हूँ, ठीक है, आई कैन टच, आई कैन सेंस द फील, ठीक है। और इंटेंजिबल में कैसा होगा, इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर में देख नहीं सकता हूँ, मैं मतलब मैं फील नहीं कर सकता, आई कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर, ठीक है। गुडविल में मैं देख नहीं सकता हूँ, गुडविल को मैं टच करके या फिर सेंस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही है टैंजिबल, मतलब जो कि आप सीन एंड टच कर देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो। इसमें आप ये जो चीज़ है, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो इंटेंजिबल में, ठीक है। तो होप मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। और कि यहाँ पे आपका बुक में एक डेफिनेशन है जो कि यूएससीपी है। सर ये यूएससीपी है क्या है? सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएस, मतलब आप अगर अपने देसी भाषा में अगर बोल सकते हैं, ये है यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। यूएस का चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक बॉडी है, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएस, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक डेफिनेशन दिया है रिगार्डिंग दी असेट, जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा। आप मेरे हिसाब से आप ये डेफिनेशन भी आपको रटना पड़ेगा। अगर पूछ लिया एग्ज़ाम में कि आपको ये डेफिनेशन आपको बोलना पड़ेगा, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो करंट असेट्स है, आई थिंक ये करंट असेट का डेफिनेशन है। करंट असेट का डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे लिखूँगा, करंट असेट इंक्लूड कैश ऑब्वियसली एंड रिसोर्सेस रीजनेबल। लिखने का पूरा मतलब नहीं है, काम कर सकते हो आप, ये यहाँ पे इतने रहने दो। यूएससीपीए का एक डेफिनेशन आपकी बुक में जैसे वैसे ही रख लो, क्योंकि अगर मैं खुद थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई कर लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब वही लिखा है, जो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पढ़ाया है ना, सेम डेफिनेशन, मतलब मिलता जुलता डेफिनेशन है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की बात नहीं है, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ कि भाई ये रिविजन वीडियो है, ठीक है। एक मिनट में फ़ोन साइलेंट करने दो। हम्म चलो, तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे प्रीपेड, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस का आपका यहाँ पे एक प्रीपेड एक्सपेंसेस करके एक ये आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, ठीक है। मतलब ये चीज़ नथिंग बट आपने किसी खर्चे का एडवांस दे दिया है। बस सिंपल एग्जांपल है, सपोज आपका जो टेलीफोन का बिल है, वो सपोज यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ का टेलीफोन का बिल आया है, ठीक है। आपने पेमेंट कर दिया है, नहीं मैं सपोज यहाँ पे 1000 नहीं,
आपको यहाँ पे 1570 का बिल है। मैंने यहाँ पे पेमेंट किया है 2000 रुपये का। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपको यहाँ पे 430 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डिफरेंस आएगा। ये जो डिफरेंसेस है, ये जो ₹430, क्योंकि मैंने एक्सेस पेमेंट टेलीफोन बिल कितना है 1570, मैंने पेमेंट कितना किया हो 2000 रुपया मैंने पेमेंट किया हो। ये जो डिफरेंस है 430 रुपीज़ का, ये जो 430 रुपीज़ का जो डिफरेंस है ना, इसको मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये एडवांस है। इट इज़ नथिंग बट एडवांस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आपका जो टेलीफोन बिल आएगा, सपोज आपका बिल आया 1430, 1430 का बिल आया, ये जो 430 है ना, वो तो आपने ऑलरेडी एक्सेस पेमेंट किया, तो केवल आपको जो 1000 रुपीज़ है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये असेट है, इसलिए ये असेट है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर यहाँ पे और एक चीज़ है, जो जो करंट असेट है ना, करंट असेट, इसको यहाँ पे आप फ्लोटिंग असेट भी बोल सकते हो, इसको आप फ्लोटिंग असेट भी बोल सकते हो, या फिर सर्कुलेटिंग असेट्स को, इसको फ्लोटिंग असेट्स या फिर सर्कुलेटिंग असेट्स भी बोल सकते हैं। और एक चीज़ है, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। हम्म, ये सपोज यहाँ पे असेट्स है और एक यहाँ पे क्या है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, जो असेट्स है, मैं फर्स्ट यहाँ पे कैश लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे कैश एट बैंक लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, BR लिखूँगा, स्टॉक लिखूँगा, ऐसे मैं लिखता जा रहा हूँ, और लास्ट में यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिखूँगा, जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, वो लिखूँगा लास्ट में। तो आप ये मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हो, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी ऑर्डर। मतलब जो असेट जो इजीली कन्वर्टेड हो जाता है कैश में, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। कैश है तो सबसे लिक्विड फॉर्म यही है। उसके बाद क्या आएगा, जो मैं बैंक में रखा हो जो कैश, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। फिर उसके बाद बैंक है, स्टॉक है, ऐसे धीरे 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 लिक्विडिटी ऑर्डर जो सबसे इजी है, जो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, वो मैंने पहले लिखा। तो वो ऑर्डर में मैंने यहाँ पे अपना असेट्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया हो, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। और एक चीज़, जो आपका स्टॉक है और आपका जो इन्वेस्टमेंट्स होता है, वो आपको यहाँ पे बाकी सब जो एक्चुअल अमाउंट पे है ना, जो एक्चुअल अमाउंट जितना पास मेरा एक्चुअल में कैश है, जितना कैश मेरे बैंक में रखा हो, जितना अमाउंट है, सपोज मैंने 1 लाख मेरा बैंक में है, तो उतने ही मेरे को यहाँ पे प्रेजेंट करना है मेरे बुक्स में। बट जहाँ तक मैं स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक है उसका एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। मैंने पहले एक लास्ट क्लास में भी बोला हो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑफ द स्टॉक, वो है AS2। और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूँ तो वो को बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। अगर आप ये दो स्टैंडर्ड पढ़ोगे फ्यूचर में, आप फ्यूचर में जो भी आप जो भी आप कोर्स लोगे फ्यूचर में, सिंस आप कॉमर्स बैकग्राउंड, सिंस आप कॉमर्स लिए हो, तो आपको ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा फ्यूचर में। एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो कि डील करता है रिगार्डिंग स्टॉक, और एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो कि डील करता है इन्वेस्टमेंट से। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, ये जो अमाउंट है ना, जो एक्चुअल अमाउंट है, सपोज जो स्टॉक है 1 लाख का, 1 लाख आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, आपको कोई और अमाउंट रिकॉर्ड करना है। हाँ,
उसको बोलते हैं एक्चुअल अमाउंट और रिलायजेबल वैल्यू। विच एवर इज लोअर, एक्चुअल अमाउंट या फिर एनआरवी, विच एवर इज लोअर, आपको वो अमाउंट पे आपको रिकॉर्ड करना है। सपोज क्यों ऐसा बोला है, सपोज आपका जो आपका टीवी, सपोज, तो अभी मैं ये लॉजिक बताऊंगा कि ये क्यों बताया है, एक्चुअल अमाउंट या फिर रिलायजेबल वैल्यू क्यों बताया है। ठीक है, आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अपना जो लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया है गड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है, वो मैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये है अपना गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे डील करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा 2000s के टाइम पे, है ना, ऐसे एक टीवी आता था, बॉक्स टीवी, ऐसे बॉक्स टीवी आता था। ठीक है, आजकल के टाइम पे जो एलईडी का जो टीवी आता है वो टाइम नहीं था ये, ऐसे बॉक्स टीवी आता था, इतना बड़ा बड़ा टीवी आता था। ठीक है, अगर आप ये टीवी अभी भी आप बेचने लगोगे तो आपको क्या लगता है, वो टाइम में ना ये सब टीवी बहुत महंगे आते थे भाई, 20-20 हज़ार पे आते थे ये सब टीवी। आजकल तो 20 हज़ार में तो आपको एलईडी मिल जाता है, 20-30 हज़ार में तो आपको एलईडी मिल जाता है आजकल के टाइम पे। तो आपको क्या लगता है कि स्मार्ट टीवी आ जाता है 20-30 हज़ार में, तो आपको क्या लगता है ये 20 हज़ार में लोग ये खरीदेंगे, इसका वैल्यू गिर गया है। आप आप 50% डिस्काउंट भी लगा दोगे ना, 10 हज़ार, तो भी मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से बिकेगा ये टीवी। 5 हज़ार में बिकोगे, 2 हज़ार में, तो आपका थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा लोग ले गए करके, कहीं ना कहीं। तो एक्चुअल कॉस्ट है 20 हज़ार का, जो कॉस्ट है दुकानदार का, ये जो कॉस्ट है 20 हज़ार लगता है। ठीक है, पर आप ऊपर इट इज़ नॉट, वो कॉस्ट में भी बेचेगा तो भी कोई लेगा नहीं, क्योंकि इसका जो मार्केट वैल्यू वो पिट गया है। ठीक है, मार्केट वैल्यू एकदम नीचे चला गया है, ड्रास्टिकली नीचे चला गया है। ठीक है, 10 हज़ार, 2 हज़ार, 3 हज़ार में बेचोगे तब जाके थोड़ा बहुत बिकेगा, एक दो पीस। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे, अगर डोंट यू थिंक आपको यहाँ पे 10 हज़ार, 2 हज़ार, जो भी मार्केट में जो वैल्यू चलता है वो अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा ट्रू पिक्चर देगा कि वो ज़्यादा ट्रू पिक्चर नहीं देगा। यहाँ पे मैं 20 हज़ार लिखूंगा वो ज़्यादा क्लियर पिक्चर देगा, या फिर मैं 10 हज़ार लिखूंगा, 2 हज़ार लिखा, जो भी मार्केट वैल्यू है वो लिखूंगा, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, कौन सा करेक्ट पिक्चर देगा ऑफ द बिजनेस पोजीशन। अगर मैं 2 हज़ार, 3 हज़ार लिखूंगा ना, तो एक क्लियर पिक्चर देगा, नहीं ये स्टॉक का जो वैल्यू है वो 2 हज़ार है, 3 हज़ार है। नहीं, यहाँ पे बोला गया कि जो सबसे कम वैल्यू पे है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो अब सेम गोस विथ इन्वेस्टमेंट में, अब अभी मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बारे में यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आपके बुक में, एग्जैक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये बात नहीं कहता है, बट अगर आपके बुक में ये लिखा है, सपोज मैं यहाँ पे रिलायंस कंपनी का मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सपोज वो अभी ट्रेड कर रहे हैं 1600 में, पर वन शेयर इज 1600 रुपीज़। ओके, मैं अगर मेरे को, अगर बाई चांस ये जो रिलायंस का शेयर है इतना पिट गया, इतना पिट गया, मतलब इतना नीचे चिला गया कि बस 200 रुपये पे, 200 रुपये पे चल रहा है ये शेयर, मतलब पूरा घोटाला वाला, पूरा स्कैम हो गया है रिलायंस में। ठीक है, मैं बस बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है, कोई हुआ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, 200 रुपये में यहाँ 200 रुपये आ गया ये शेयर, क्या बात करा। तो ये जो इतना नीचे चला गया, इतना नीचे, सीधा 1600 से 200 रुपीज़, तो डोंट यू थिंक ये जो लॉस है वो आपको यहाँ पे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 1400 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है, डोंट यू थिंक ये आपको बुक्स में दिखाना चाहिए? और आपके जो बैलेंस शीट में है, आप पे 1600 लिखोगे, वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, या फिर 200 लिखूंगा वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा? मैं 200 लिखूंगा तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, डोंट यू थिंक अगर मैं यहाँ पे 200 रुपीज़ लिखूंगा तो वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, कि मैं 1600 लिखूंगा वो ज़्यादा करेक्ट रहेगा?
मैं 200 लिखूंगा ना, वो सबसे ज़्यादा करेक्ट है। अच्छा सर, समझ में आ गया सर। तो दैट इज़ द लॉजिक, दैट इज़ द लॉजिक कि यहाँ पे क्यों बोला गया है कि आपको कम वैल्यू पे यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे और एक आपके बुक में यहाँ पे लिक्विड असेट्स है। लिक्विड असेट्स वही है जो कि कैश या कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। वेस्टिंग असेट्स क्या है? वेस्टिंग असेट्स ये है कि वो इजीली कंज्यूम हो जाते हैं आपके जो प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो जो रॉ मटेरियल जो अब लगाते हो एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस पे, वो इजीली कंज्यूम हो जाता है। फिक्टिशियस असेट्स क्या है सर? फिक्टिशियस असेट ऐसे असेट मतलब किसी काम का ही नहीं है, ठीक है, मैं यूज करूँ ना करूँ एक ही बराबर है। ये सपोज फॉर एन एग्जांपल बिगड़ा हुआ टीवी, बिगड़ा हुआ टीवी है मेरे पास, ठीक है, मैं उसको ना, वो चल ही नहीं रहा है वो टीवी, ठीक है, वो चल ही नहीं रहा है टीवी, तो वो बेकार है वो टीवी, क्योंकि मैं आई एम नॉट एबल टू डिराइव बेनिफिट, आई एम नॉट एबल टू। और मैं बेचने भी जाऊँगा तो भी मेरे को कैश नहीं मिल रहा है। सपोज मेरे को वो बेचने में मेरे को 200 रुपीज़ मिल रहा है, ठीक है, पर ट्रांसपोर्टेशन में मेरे को 200 रुपीज़ देना पड़ रहा है, 250 रुपीज़ देना पड़ रहा है, उल्टा मेरे जेब से जा रहा है। तो उसको तो यहाँ पे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फिक्टिशियस, जहाँ पे आप कैश में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो, आपको वो असेट से कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, तो उसको यहाँ पे एक फिक्टिशियस असेट। तो ठीक है सर, ऐसे असेट्स को हम बुक्स में कैसे डील करते हैं? ऐसे एसेट्स को बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर लेते हैं, एज एन एक्सपेंसेस डाल देते हैं, जो भी कैरिंग अमाउंट है वो एक्सपेंस में डाल देते हैं कि ये भाई ये हमारा खर्चा है, क्योंकि ना ही हमको बेनिफिट मिल रहा है ना ही हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देर इज नो पॉइंट कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो पर्टिकुलर असेट दिखाए, इसलिए हम उसको राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर यहाँ पे होता है, अभी यहाँ पे हम असेट्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है, अभी हम लाइबिलिटीज के बारे में बात करें। हाँ, तो लाइबिलिटीज क्या है? जो अमाउंट हमको बार वाले को चुकाना है, इट इज एन अमाउंट विच इज बीन ओड टू आउटसाइडर्स। एक ऐसा अमाउंट है जो कि हम बार वाले को देना है, इट इज एन अमाउंट विच इज बीन ओड टू आउटसाइडर्स। जो लाइबिलिटी है, यहाँ पे टू टाइप्स के लाइबिलिटीज है, मैं क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार के लाइबिलिटीज है। एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, दूसरा होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जो इंटरनल लाइबिलिटी है वो ओनर, मतलब ओनर को प्रोवाइड करना है, ओनर को देना है, जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है टिल डेट, वो सब ओनर्स को देना पड़ेगा, आपको बिजनेस वाले को, बिजनेस को वो सब अमाउंट देना पड़ेगा, ओनर्स को ही देना है, इसलिए हम उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। जो अमाउंट हम बाहर से बैंक से जो लोन लेके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे शो करते हैं, उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, यहाँ भी वही केस है, ठीक है। तो वहाँ पे हम वी आर अगर मैं करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स का वहाँ पे जो डेफिनेशन है वहाँ पे क्या लिखा है? करंट असेट्स में हमको वी आर गोइंग टू रियलाइज कैश, यहाँ पे वी हैव टू पे कैश, वहाँ पे हमको कैश मिलेगा, यहाँ पे हमको कैश देना पड़ेगा विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल। आपका इंटेंशन है कि आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है, यू आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड कैश विद इन 1 ईयर और विद इन 1 ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने लाइबिलिटी के बारे में बात किया, दो प्रकार के, एक होता है इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दोनों यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। एक होता है करंट लाइबिलिटी, एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, और दोनों यहाँ पे डिस्कस किया है। नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे विद इन 1 पर्टिकुलर ईयर, आपको मतलब कुछ समय दिया है, 5 साल का एक लोन लिया है, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट पे इमीडिएटली। आपने 5 साल का लोन लिया है तो ऑब्वियसली यू विल पे एट द एंड ऑफ द 5 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी भी यहाँ पे डिस्कस किया हो। फिर मैंने यहाँ पे बात किया है कंटिंजेंट असेट्स के कंटिंजेंट लाइबिलिटी के बारे में मैंने यहाँ पे बात किया है। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है सर? ऐसा लाइबिलिटी कि जो प्रोबेबल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग दैट पर्टिकुलर आइटम इनटू लाइबिलिटी
वो अब तक श्योर नहीं है, वो डिपेंड होता है ऑन एन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। सपोज आपका जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट डिस्प्यूट, मतलब एक कंज्यूमर ने आपके ऊपर केस डाला है और आपको यहाँ पे 50,000 रुपीज़ का पेनल्टी दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, ये पूरा कंटिजेंट है। अब तक पक्का नहीं है ये लाइबिलिटी की आपको देना ही पड़ेगा। इट इज यू आर नॉट ऑब्लिगेटेड येट, बट यू मे हैव टू गिव, यू मे नॉट गिव। आपको देना भी पड़ेगा, नहीं भी देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे कोर्ट केस का यहाँ पे आया है बिल का डिसऑनर। बिल डिसऑनर क्या है? बिल डिसऑनर क्या है? तो यहाँ पे सपोज आपने डिस्काउंटिंग करवाया है अपना जो बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, ये रिवीजन वीडियो है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बिल रिसीवेबल है वो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। जो बिल डिसऑनर है, जो बिल डिसऑनर हो जाता है मतलब यहाँ पे बैंक ने वो पर्टिकुलर पर्सन से गया है, पर्सन को मिलने गया है पेमेंट लेने के लिए, वो बंदा पेमेंट किया नहीं, तो वहाँ पे क्या बिल डिसऑनर हो जाता है। तो बैंक किससे वसूल करेगा? आपसे वसूल करेंगे, क्योंकि यू हैव ऑनर द बिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब तक वो इफ ही इज नॉट, अगर वो पे नहीं कर रहे तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिल डिसऑनर में फिर एक होता है गारंटी। आपने किसी को गारंटी दिया है कि अगर वो पे नहीं करोगे तो मैं, बोलते हैं ना भाई अपना, मैं गारंटी देता हूँ कि ये बंदा पेमेंट कर लेगा, अगर वो बंदा पेमेंट नहीं किया ना तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ है, एक कोर्ट केस, बिल डिसऑनर और गारंटी। अगर आप किसी को गारंटी देते हो, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कोर्ट केस है वो होगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ, इफ सारे के सारे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, उसको बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, which will result into liability. Happening non-happening of a particular event which will eventually results into liability, it is known as contingent liability। ठीक है सर, ये जो कोर्ट केस है, बिल डिसऑनरमेंट है, जो गारंटी है, वो आप यहाँ पे कहाँ पे शो करोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको दिखाना ही नहीं है, आपको जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है ना ये आपको दिखाना नहीं है, तो कहाँ पे दिखाना है भाई मेरे को कहाँ पे दिखाना है? ये आपको दिखाना है ना फुट नोट पे दिखाना है आपको, लाइव मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिखाना नहीं है। ये सपोज आपका बैलेंस शीट है, ये आपका बैलेंस शीट है जहाँ पे आप यहाँ पे लाइबिलिटीज और असेट्स, यहाँ पे फुट नोट होता है। अब यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन देखो कि यहाँ पे हमको कोर्ट का केस चल रहा है, यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, बिल बिल डिसऑनर हो गया तो इतना पेमेंट हमको करना पड़ेगा। हमने ए पार्टी को गारंटी दिया है तो अगर वो पेमेंट नहीं किया तो हमको इतना पेमेंट हमको करना पड़ेगा। ये जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस आपको फिनेंशियल मतलब यहाँ पे फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपको दिखाना नहीं है, बट आपको फुट नोट में दिखाना है, सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज को भी कंप्लीट किया है। एक मिनट, ठीक है। तो अगर मैं आपके बुक में देखता हूँ तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, मतलब डेटर्स क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होता है, उतना मतलब ये सब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस नहीं है। डेटर्स मतलब क्या है? जिसको आपने गुड्स प्रोवाइड किया है, ऑब्वियसली ही इज ऑब्लिगेटेड टू पे यू, क्योंकि आपने उसको गुड्स दिया तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट योर मनी बैक। तो वो जो बंदा है वो डेटर्स है। क्रेडिटर्स क्या है? मतलब आप किसी से उधार से माल लिया है, यू हैव परचेस्ड सम गुड्स ऑन क्रेडिट, जो जिस आदमी से आपने परचेस किया है वो बंदा क्रेडिटर है, ठीक है। जो बिल रिसीवेबल है, बिल पेएबल है, जो हम जब हम बिल्स के रिगार्डिंग जो एक चैप्टर है वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा वो क्लैरिटी वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। परचेस क्या है? परचेस मतलब यहाँ पे गुड्स परचेस करते हैं, ठीक है। परचेस में गुड्स परचेस करते हैं हम लोग। परचेस रिटर्न मतलब जो माल हमने खरीदा है वापस हम रिटर्न कर लेते हैं। सेल्स मतलब जो हम सेल करते हैं,
ठीक है, ये सब सब जनरल डेफिनेशन है, मतलब ऐसा आपको कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पे। अगर जो इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको वो बता सकता हूँ। हाँ, प्रॉफिट और गेन सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, मतलब प्रैक्टिकल अगर आप इंटरव्यू देने भी जाओगे ना प्रैक्टिकली, तो ये क्वेश्चन 100% पूछता है भाई प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंसेस है। प्रॉफिट ऐसा है जो कि आप डे टू डे बिजनेस करते हो और जो अमाउंट आप अर्न करते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं। और जो चीज़ आपके बिजनेस से कोई भी रिलेशन नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, ठीक है, और तो भी आप थोड़ा बहुत वहाँ पे कमा लेते हो, उसको बोलते हैं गेन। सर एग्जांपल दीजिए। सपोज मेरा क्या काम है, मेरा काम है कि मैं मोबाइल बेचता हूँ, मेरा काम मोबाइल बेचने का है। सपोज मेरे पास एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल मैंने बेचा हो, आई हैव वन मोबाइल जो कि 20,000 रुपीज़ का मोबाइल है, और मैंने आई हैव सोल्ड दैट मोबाइल फॉर 50,000 रुपीज़। ये जो 30,000 रुपीज़ है ये मेरा प्रॉफिट है। फिर है ना, मेरा मेरा प्राइमरी बिजनेस यही है, मोबाइल लेना, मोबाइल बेचना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचना। फिर यहाँ पे मैं बात करता हूँ दूसरा पॉइंट। मेरे पास मैं आई एम सो इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट, मैं थोड़ा बहुत शेयर्स में भी डील करता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास है 5 स्टॉक्स ऑफ TCS, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ का एक स्टॉक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20,000 में बेच लिया, मार्केट बहुत ही ऊपर चला गया तो मैंने 20,000 में बेच दिया, तो मैंने कितना, आई हैव सोल्ड द स्टॉक्स फॉर रुपीज़ 20,000। 10,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है ना, हम इसको प्रॉफिट बोलते हैं, पर एक्चुअल में ये गेन है, क्योंकि ये मेरा बिजनेस का कोई रिलेशन ही नहीं रखता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई बिजनेस, ये तो मैं बस साइड में कर रहा था इन ऑर्डर टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, इसलिए इसको गेन बोलते हैं। होप आपको ये समझ में आया है। लॉस लॉस मतलब यहाँ पे बस प्रॉफिट और गेन, लॉस लॉस दोनों के केस में। अगर मैं यहाँ पे मोबाइल में सपोज कॉस्ट है 50,000 का, पर मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ 40,000 में, ये जो 10,000 का है तो मैं लॉस ही बोलूँगा। सपोज यहाँ पे 5 स्टॉक ऑफ TCS मेरे को लगा है 20,000, बेच रहा हूँ 10,000, ए दे धनादन दे धनादन, इतना नीचे गिर गया मार्केट, इधर 50% ही डिटोरेट हो गया मेरा वैल्यू। ये जो 10,000 का जो, इसको भी मैं लॉस ही बोलूँगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट है। और क्या चीज़ है आपको। हम्म, अगर मैं आपको बोलूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को किसको बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप एक पर्टिकुलर असेट है उसके ऊपर आप खर्च कर रहे हो, जो कि वो असेट का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट, दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है। ट्रेड डिस्काउंट में जनरली सबको देता रहता हूँ। सपोज यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने बोल रहा है कि ठीक है भाई मैं तेरे को 1% और 2% का डिस्काउंट देता हूँ। 2% ऑफ दिस इज नथिंग बट यहाँ पे 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया मैं बस, ठीक है, आई जस्ट गिवन 20 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो मैं बेसिकली मैं 980 रुपीज़ में बेच रहा हूँ,
ये एट द टाइम ऑफ सेलिंग ओनली आई एम गिविंग द डिस्काउंट, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 1000 रुपीज़ का मैं बेच रहा हूँ, मैं बेच दिया 1000 रुपीज़ में, पर अगर मैं बोला कि अगर इफ़ यू पे मी विद इन 5 days देन आई विल गिव यू 2% डिस्काउंट, तो यहाँ पे कंडीशन दिया हो। ट्रेड डिस्काउंट में मैं कोई कंडीशन नहीं था, यहाँ पे कंडीशन है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में मैं वाइल सेलिंग ओनली आई गिव डिस्काउंट, ये ले 2% का डिस्काउंट ले करके। प्रोडक्ट एकदम बिंदास है, वर्किंग कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इन ऑर्डर टू ग्रो माई बिजनेस, इन ऑर्डर टू मेक मोर सेल्स, मैं डिस्काउंट देता रहता हूँ, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है कि मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को पेमेंट जल्दी कर दो, इसके अगर तुम मेरे को ये सब मेरे को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो मैं तेरे को और ज़्यादा कैश डिस्काउंट दे सकता हूँ। ऐसे कोई कंडीशन अगर मैं लगा रहा हूँ रिगार्डिंग द पेमेंट, रिगार्डिंग रिसीट ऑफ माई पेमेंट, तो उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। तो ये अगर मैं 2%, तो अगर वो मेरे को जल्दी पेमेंट कर लेगा तो 980 रुपीज़ में रिकॉर्ड कर लूँगा। इनिशियली आपको 1000 रुपीज़ ही रिकॉर्ड करना है, 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा ना कि आपको 980 मिलेगा या फिर 1000 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की बात करो, ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है। देर इज नो जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है भाई ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप कैश डिस्काउंट के बारे में बात करोगे, इसका आपका जर्नल एंट्री है। सपोज अपने राम को गुड्स बेचा है, राम ने आपको पेमेंट किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कैश आएगा 980 रुपीज़। फिर यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट का एक जर्नल एंट्री 20 रुपीज़। अपने राम को अपने डेटर दिखाए तो अभी उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 1000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। अभी रिबेट क्या है सर? रिबेट है ना, ना ही ये कैश डिस्काउंट है, ना ही भी ट्रेड डिस्काउंट है, तो भी यहाँ पे आप थोड़े कम वैल्यू में आप डिस्काउंट दे के आप माल बेचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि ये जो माल है थोड़ा बहुत इन्फीरियर क्वालिटी का रहेगा, वर्किंग कंडीशन पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट मार के वो लोग बेच देते, तो उसको बोलते हैं रिबेट। ठीक है, यू इट इज़ द एट द टाइम ऑफ सेलिंग ओनली यू आर गिविंग डिस्काउंट, पर डिस्काउंट आप नॉर्मली नहीं दे रहे हो। आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसका जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर क्वालिटी है, इसलिए आप वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो। वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेगा, इसलिए आप वहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हो, तो इसलिए उसको रिबेट बोलते हैं। आई थिंक ये जो डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आया है। हम्म, और क्या है? देखिए, अगर और मैं बैड डेट्स मतलब देखिए, मैंने राम को गुड्स बेचा है, तो सपोज ये मैं हूँ, ये राम है, ठीक है, मैंने राम को पेमेंट किया है, मैंने राम को पेमेंट किया है 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ का गुड्स मैंने बेचा हो, राम को बेचा हो, ठीक है, राम को मेरे को पेमेंट करना है 1000 रुपीज़। राम ने यहाँ पे पेमेंट ही नहीं किया है, बोल रहा है जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तेरे को पैसा नहीं देने वाला हूँ, तो ये मेरा बैड डेट हो गया। ये डेट है वो बैड है, बैड डेटर है, ये पैसे ही नहीं दे रहा है, तो उसको बैड डेट्स बोलते हैं। जो बंदे को हमने उधार में दिया है गुड्स और वो बंदे इज ऑब्लिगेटेड टू पे अस, बट ही इज रेफ्यूजिंग नॉट टू पे द पर्टिकुलर अमाउंट ड्यू टू XYZ रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, उसको हम बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव इज तो आपको समझाने के लिए कि ये है, देखिए यहाँ पे बुक मैं समझा रहा हूँ, अगर आप बुक में रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सी बुक से रीड करने से यहाँ पे मतलब मेरे को ट्रांसलेट नहीं करना है, मेरे को समझाना है कि ये वर्ड का मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, रिवीजन वीडियो मतलब इसका मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, मेरे को ऐसे अगर आपको चाहिए तो मैं कर लूँगा, पर मैं इट विल बी लाइक अ ट्रांसलेटर, मैं ट्रांसलेटर जैसा बन जाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि बुक में देख के पढ़, मतलब वो पूरा एक सेंटेंस पढ़ के उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ। ठीक है, अच्छा, और एक है GST। GST का क्या सर? GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाँ सर, ये तो फुल फॉर्म है। आपको मैकेनिज्म आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो भाई आपको GST का जो मैकेनिज्म है मैं वो आपको समझा देता हूँ एक बार।
ठीक है, यहाँ पे 3 बंदा है, M फॉर मैन्युफैक्चर, W फॉर होलसेलर, R फॉर रिटेलर। 1000 रुपीज़ का गुड्स है, ठीक है। जीएसटी यहाँ पे सपोज होगा 10% का जीएसटी है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ लगा, 1100। ये बंदे को 1100 पे करना पड़ा, ठीक है। ये सेम गुड्स ये रिटेलर को बेच रहा है, ये बेच रहा है सपोज, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट मार के 2000 में बेचेगा, 10% का जीएसटी है, 200 रुपीज़, 2200 रुपीज़ आएगा। तो बेसिकली ये बंदा क्या 200 रुपीज़ पे करेगा? नहीं, ये 100 रुपीज़ पे करेगा, क्योंकि 100 रुपीज़ वो ऑलरेडी यहाँ पे पे किया है। अगर वो जब पेमेंट करेगा जीएसटी का, उन्होंने पेमेंट कितना किया है, ही विल कलेक्ट दिस 200 रुपीज़ फ्रॉम आर। कलेक्ट कितना करेगा? आर से 200 रुपीज़ कलेक्ट करेगा आर से, और कितना पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी एम को? 100 रुपीज़। तो बैलेंस जो 100 रुपीज़ है, जो बैलेंस पेमेंट है वो 100 रुपीज़ यहाँ पे उसको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से चलता है। फिर रिटेलर इस तरह से चलता है, फिर रिटेलर यहाँ पे 3000 में बेचेगा, 300 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करेगा एंड कंज्यूमर से। ये कलेक्ट करेगा, ये जो 100 रुपीज़ है ना, ये डब्ल्यू देगा, ये जो 200 रुपीज़ है वो आर देगा टैक्स, एम नहीं देगा, डब्ल्यू देगा। कलेक्ट करता है, पे करता है, कलेक्ट करता है, पे करता है। ये सब एजेंट्स है, ये डब्ल्यू एम, ये सब गवर्नमेंट के एजेंट्स जैसे काम करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, पेमेंट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे 3300 आ जाएगा। फिर ये ना, जब ये आर पे करेगा जीएसटी, तो वो कितना पे, कस्टमर से कितना कलेक्ट किया है? 300 रुपीज़। पेमेंट उन्होंने ऑलरेडी कितना पेमेंट कर लिया? 200 रुपीज़। तो ऑब्वियसली ही विल पे 100 रुपीज़ जीएसटी। गवर्नमेंट को कितना मिलना चाहिए? 300। एट द एंड ऑफ द डे 300 ही होना चाहिए। 100 रुपीज़ डब्ल्यू ने दिया, 100 रुपीज़ आर ने दिया, 100 रुपीज़ ने, देखिए ये 100 रुपीज़ जाएगा गवर्नमेंट को, ये 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को, ये 100 रुपीज़ गवर्नमेंट को, और ये 100, ये 100, ये 100, आप तीनों ऐड करोगे, इट हैज़ टू मैच विथ 300 रुपीज़। इस तरह से चलता है जीएसटी का मैकेनिज्म। ये कलेक्ट करना पड़ेगा डब्ल्यू से। इतना अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो। जीएसटी मतलब जो गुड्स आप बेच रहे हो उस पर आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, बस इतना याद रख लो। ये तो बस मैंने एक मैकेनिज्म आपको समझाया कि इस तरह से चलता है जीएसटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई थिंक इतना एंड हो गया है आपका जो चैप्टर है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें है, जो भी ईच एंड एवरी जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर आपको ये चीज़ अब मेरे को समझा दो, ये पर्टिकुलर टॉपिक हमको समझा दो, तो मैं आपको यहाँ पे समझा भी दूंगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, जो भी कमेंट है वो आप कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। मेरे को भी आपको एवरी वीक आपको रिवीजन वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ओके, सी यू।